नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का। ठीक है, आधुनिक जो भारत का इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था। ठीक, उसके क्या कारण रहे, क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या आउटकम निकल के आया, रिजल्ट किस तरह से बड़े स्केल पे जो है वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और फिर कैसे धीरे धीरे जो है उसको दबाया जाता है। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आज बेसिकली जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉजेस के ऊपर, जो कारण थे। मेनली इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ये, आप समझ के चले, ठीक है, जिसमें हम लोग कारण के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। समझ गए? देखिए, पूरे 1 साल की घटना नहीं थी, बल्कि 1757 से स्टार्ट होता है, जब प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, 1757 प्लासी का युद्ध होता है, तो फिर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है बंगाल के ऊपर। ठीक, उसके बाद जो है क्या होता है, फिर 1765 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध भी जीत जाते हैं अंग्रेज। तो धीरे धीरे उत्तरी भारत पे जो है इनका पकड़ मजबूत होने लगता है और ये उत्तरी भारत पे अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देते हैं। अब उनकी नीतियां ऐसी होती हैं कि भारतीयों को जो है धीरे धीरे उन पे गुस्सा आने लगता है। ठीक, मतलब नीतियां इस तरह की होने लगती है। वो आर्थिक शोषण की नीति होती है, विस्तारवादी नीति होती है, प्रशासन में लगातार बदलाव हो रहते हैं। हर वर्ग के लोग जो है वो इससे इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, वो प्रभावित हो रहे होते हैं, चाहे राजा हो, महाराजा हो, सिपाही हो, जमींदार हो, किसान हो, व्यापारी हो, कारीगर हो, पंडित हो, मौलवी हो, सब परेशान थे ना। इस टाइम में सारे लोग जो है, इस दौर में आप देखेंगे 1757 से लेके जो 1758 का जो दौर होता है उसमें असंतोष जो है धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता है इन्हीं सब कारण से। ठीक है, उनकी विस्तारवादी नीति के कारण से, आर्थिक शोषण के कारण से, और प्रशासन में जो लगातार वो बदलाव कर रहे होते हैं उसके कारण से। ठीक है, टैक्स वैक्स जो है वो लेके आ रहे थे। अब ये असंतोष इतना बढ़ गया कि 1857 का जो टाइम आता है, ठीक है, जब रिवॉल्ट होता है, वो एक भयानक तूफान बनकर आता है। ठीक है, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एकदम नींव हिला के रख दी थी। ठीक, तो ये 100 साल का समय बिल्कुल शांतिपूर्ण नहीं था। इस दौरान कई छोटे मोटे विद्रोह हुए, जैसे कि हम लोगों ने विद्रोह के बारे में बात किया है। ठीक है, सिविल विद्रोह हुए हों, चाहे ठीक है आपका जो सामाजिक विद्रोह हुआ, ठीक, जिसमें जो लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे, फिर किसान मूवमेंट्स हैं, ठीक है, फिर आदिवासी विद्रोह, फिर सिपाही। तो इस तरह के विद्रोह जो है लगातार हो रहे थे। ठीक है, जैसे धार्मिक राजनीतिक हिंसा हो रही थी, आदिवासी विद्रोह के बारे में हम लोगों ने बात किया ही, किसान विद्रोह और दंगे जो हुए आदिवासी ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के नीतियों से नाराज होकर जो दंगे किए आदिवासियों ने, वो भी बात की। तो क्योंकि इन नीतियों ने जो है उनकी पारंपरिक संयुक्त स्वामित्व वाली जो व्यवस्था थी उसको जो है तहस नहस कर दिया था, और लगान भी जो है एक बहुत ही एक सीमा से भी ऊपर जो है बढ़ा दिया था लगान, यानी टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया। अकाल भी रहा, बहुत सालों तक अकाल पड़े, किसानों में इसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। कई बार तो ये आंदोलन स्थानीय महाजनों के खिलाफ भी शुरू हुआ, लेकिन पुलिस के महाजनों के साथ देने पर कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह जो है बन गया। ठीक, यानी स्टार्ट हुआ तो वहां के जो महाजन जो शोषण कर रहे थे लोगों का उसके खिलाफ हुआ, लेकिन जब पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई तो फिर ये जो है ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ये विद्रोह जो है वो होने लगा। ठीक, तो अंग्रेजों का धर्म और पारंपरिक रीति रिवाजों में बेवजह का हस्तक्षेप भी गुस्से का कारण था। ठीक है, गुस्सा बढ़ाता रहा लोगों का। अब 1857 का विद्रोह और उसके मुख्य कारण के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या रहे? 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। यह 2 साल तक भारत के अलग अलग हिस्सों में चलता रहा। इसकी शुरुआत जो है वो छावनियों में हुई, जो कंटोनमेंट होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मतलब छावनी किसको कहते हैं, जहाँ पे सिपाही रहते हैं। ठीक, तो पहले इसकी शुरुआत हुई जहाँ पे सिपाही रहते हैं, ठीक है, छावनियों में हुई, छोटी मोटी झड़प हुई, वहाँ पे अगजनी हुई, ठीक है, आग उग लगे, लेकिन धीरे धीरे इसने जो है एक बड़ा रूप ले लिया। इस विद्रोह के अंत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है खत्म हो गया। ठीक, और पूरे भारत पर सीधे सीधे किसका राज हो गया? ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। यानी जब ये 2 साल तक जो विद्रोह चलता है, तो आप देखेंगे जब ये विद्रोह खत्म होता है तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पे राज कर रही थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो इंग्लैंड की जो मतलब महारानी है, ठीक है, वो सीधे सीधे अपने हाथ में सत्ता ले लेती है। ठीक है, भारत का। ठीक, समझ गए?
अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के कारणों पर, ठीक है, और बहुत ही विस्तार से बात करते हैं, ठीक। तो पहला कारण है आर्थिक, ठीक, आर्थिक कारण था, ठीक है, देख सकते हैं। पहले आर्थिक कारण पे बात करते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का जो उद्योग था, उसका जो धंधा था, उस समय जो बिजनेस था, उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। कारीगरों से जबरदस्ती ज्यादा काम करवाया कर उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, मजदूरी जो है बहुत कम दिया जाता था। अकाल और बाढ़ जैसी स्थितियों में भी भारतीयों की कोई मदद नहीं की जाती थी उस समय, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसका मतलब था कि ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में सामान आयात करने की पूरी छूट मिल गई थी। इसके सामने पारंपरिक तरीकों से बनी जो भारतीय वस्तुएं थी वो टिक नहीं पाई और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार था उसको भारी नुकसान हुआ, पूरी तरह बर्बाद हो गया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय व्यापार और व्यापारियों को जानबूझकर बर्बाद कर दिया। उन्होंने भारत में बनी चीजों पर ऊंचे कर यानी टैरिफ लगा दिया। हम लोगों ने बात की करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है, ऊंचा कर लगा दिया और शुल्क लगा दिया, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ कि उनका जो है उद्योग धीरे धीरे जो कंपटीशन था ब्रिटेन में जो बनी चीजों से, उससे कंपटीशन नहीं हो पाया, ठीक है, और धीरे धीरे जो है वो खत्म हो गया। और जो ब्रिटेन से बनी हुई चीजें जो आती थी मतलब भारत के अंदर, उस पे जो है कोई किसी तरह का टैक्स नहीं होता था, ठीक है, और उसको जो है अंग्रेज बढ़ावा दे रहे थे, समझ रहे हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है कि भारत से कपास और सिल्क के कपड़ों का निर्यात लगभग खत्म हो जाता है, ठीक। अब पहले जो यहाँ से सिल्क और कपास के जो कपड़े जाया करते थे पूरे मतलब कॉन्टिनेंट में आप देखें तो वो फेमस थे, ठीक है, मिडिल ईस्ट से लेके फिर यूरोप तक फेमस थे। आप पुराना इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। हम लोग जब प्राचीन इतिहास या मध्य भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक। तो ये लगभग बंद हो जाता है। मुक्त व्यापार और ब्रिटेन से आने वाली मशीन निर्मित जो वस्तुएं होती, मशीन से बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कपड़े होते हैं, वो मतलब उसके खिलाफ कोई सुरक्षात्मक जो है कर नहीं लगाई जाती है, ठीक, ब्रिटिश शासन की तरफ से, ठीक। अब भारतीय विनिर्माण जो होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है, ठीक है, बर्बाद हो जाता है। रेल सेवा आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योग भी नष्ट हो गए। रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंच दे दी। सबसे ज्यादा नुकसान जो है कपड़ा उद्योग का हुआ, जो कपास और रेशम से बनता था, ठीक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात पर कई रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात खत्म हो गया। पारंपरिक जो बिजनेस थे वो भी नष्ट होने के साथ ही आधुनिक जो बिजनेस था उसका भी विकास नहीं हो पाया, ठीक है। इसी कारण जो है स्थिति और भी खराब हो गई। कंपनी ने खेती में सुधार पर बहुत कम खर्च किया। ज्यादातर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में इस्तेमाल होता था। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के तहत भूमि हस्तांतरण जो है वो वैध हो जाने के कारण, मतलब वैध हो गया, वैलिड हो गया, उसके कारण किसानों को अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ा, ठीक, समझ गए। और जो निम्न वर्गीय किसान थे और मजदूरों की जो हालत उस समय एकदम ही ज्यादा दयनीय हो गई। राजाओं नवाबों तक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी उस समय। भारत से प्राप्त खनिज संसाधन और सस्ते जो श्रम बल थे उसको अंग्रेजों ने अपने उद्योग यानी बिजनेस और धंधों को चरम पर पहुंचाने में जो है उसका उपयोग किया, जबकि दूसरी ओर भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना नहीं की। उसकी बात तो छोड़िए, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे उसको भी खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। इससे भारत के हर वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई और वे व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। अब दूसरा कारण हम लोग बात करेंगे, ठीक है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यापगत संधि जिसको कहते हैं, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक, जैसे नीतियों ने जन असंतोष को जो है विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए उकसाया। जैसे वेलेजली ने क्या किया था, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया, ठीक है, अपने राज्य में मिलाने के लिए। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र जो है हाथ लग गया। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, पुणे का क्षेत्र है, झांसी का क्षेत्र है। झांसी का क्षेत्र तो चलिए डॉक्ट्राइन और लैप्स के तहत आता है, ठीक, अवध है, आपका निजाम वाला क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र जो है वो इस प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है ब्रिटिश भारत के अंदर, ठीक है, वो वेलेजली का जो रहता है सहायक संधि उसके अंदर, ठीक।
तो इस कारण जो है भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता जो है वो खो बैठते हैं। ठीक, गवर्नर जनरल अगर आप देखेंगे डलहौजी के शासनकाल में, तो भारत के कुछ प्रमुख जो देसी राज्य थे जैसे झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, इनके राजाओं का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था के प्रावधानों के तहत क्या होता था कि योग्य उत्तराधिकारी चयन के लिए ये राजा अपने मनो अनुकूल, ठीक है, अपने मन से किसी भी बच्चे को गोद ले सकते थे। ठीक है, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे। लेकिन डलहौजी ने क्या किया, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया, गोद लेने की प्रथा को जो है अमान्य घोषित कर दिया और देसी राजाओं को यानी रियासतों को कंपनी के शासन अधिकार में मिला लिया। बोला कि आपका कोई जब है ही नहीं, आपका कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, तो फिर आपका राज्य भी नहीं रहा, तो ये शासन हमारे अंदर आ गया। ठीक है, तो अपने राज्य में मिला लिया, ये सब बोल के। ठीक है, उसी के तहत इन राज्यों को मिला लिया था, झांसी, उदयपुर, संबलपुर और नागपुर को। ठीक है, समझ गए। कंपनी द्वारा शुरू की गई जो है नई नीति, ऐसे सभी राजा जो है असंतुष्ट थे। ठीक, इस तरह की नीति अपना ले तो बहुत ही ज्यादा उन लोगों में गुस्सा भर गया और वो किसी भी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब पुनः अंग्रेजों को दबाकर अपनी रियासत जो है उस पर अधिकार जमा सके। अब हम लोग बात करेंगे प्रशासनिक कारण की। ठीक है, तो कंपनी की प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार, खासतौर पर पुलिस, निम्न अधिकारियों और अधीनस्थ अदालतों में असंतोष का एक मुख्य कारण था। ठीक है, भ्रष्टाचार भी एक मुख्य कारण था। दरअसल कई इतिहासकारों का मानना है कि आज जो हम भ्रष्टाचार भारत में देखते हैं वो कंपनी शासन से ही देन है। ठीक है, उसी की देन है। भारत ही भारतीयों की नजर में, ठीक है, इसके साथ ही भारतीयों की नजर में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी शासन का था। ठीक, सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया था। काले और गोरे का भेद साफ तौर पर उभरने लगा था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार जो थे, या बिजनेस था या आविष्कार था, उससे क्या है भारतीय व्यक्तियों की सामाजिक मान्यताओं में अंतर पड़ता था। अपने सामाजिक जीवन में वे अंग्रेजों का प्रभाव जो है स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज जो है खुद को श्रेष्ठ मानते थे और इससे जो है भारतीयों को हीन समझने की भावना जो है वो उनके अंदर थी, जिससे भारतीयों को ये बात समझ में आती है और भारतीयों को जो है क्रांति करने की प्रेरणा मिलती है इससे। ठीक, भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया। ठीक है, मतलब एक तरह से कहिए तो हमला किया। ठीक, उनके धार्मिक अगर दृष्टि से देखें तो उनके धार्मिक कार्यों पे। ठीक, इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पद्धति जो है पद उन्नति कर दी जाती थी। तो पद दिया जाता था, उसमें उन्नति भी कर दी जाती थी, जबकि भारतीय धर्म का पालन करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। ठीक, उस समय जो लोग थे अगर वो ईसाई धर्म अपना लेते थे तो उनको पद दिया जाता था। ठीक है, किसके अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, और उनकी पदोन्नति की जाती थी। ठीक है, प्रमोशन भी दिया जाता था। ठीक, बाकी जो भारतीय अगर कोई धर्म मानने वाला है जैसे हिंदू, मुसलमान, कोई भी है, ठीक है, खासकर क्रिश्चियन को छोड़ के, तो उनका अपमान किया जाता था। ठीक, समझ गए। इससे भारतीय जनसाधारण के बीच अंग्रेजों के प्रति जो है धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हो गई थी। फिर ईसाई धर्म का इतना ज्यादा प्रचार किया गया कि भारतीयों को इससे जो है संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतवासी अंग्रेजों को धर्मद्रोही समझकर उन्हें देश से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने लगे और 1857 ईस्वी में जो है उनको मौका मिल गया। तब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ प्रहार किया, विद्रोह किया। ठीक, अब ये विद्रोह की जो है उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो बाहरी जो घटनाएं हुए, ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट रहा इस विद्रोह की प्रेरणा मिलने में। जैसे 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं, ठीक है, से प्रेरित था। जैसे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, कब, 1838 से 1842 में। पंजाब का युद्ध हुआ था 1845 से 49 में। ठीक, क्रीमिया का युद्ध हुआ 1854 से 56 में। तो इन युद्ध से क्या हुआ कि जो है अंग्रेजों के खिलाफ उनको लड़ने की क्षमता जो है, प्रेरणा जो है वो मिलने लगी, क्योंकि उनको जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है तो अंग्रेजों को शिकस्त मिलती है। ठीक है, बहुत जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है, हानि उठाना पड़ता है। तो इससे क्या है, भारतीयों में भी ये प्रेरणा आ जाती है, इस तरह की सोच आ जाती है कि अंग्रेज जो है अजय नहीं है, उनको हराया जा सकता है। ठीक, समझ गए। तो भारत के क्रांतिकारियों को इन युद्धों से नई आशा और प्रेरणा मिली।
कि हम भी अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। सिपाहियों के बीच असंतोष, ठीक है, सिपाहियों के बीच असंतोष बढ़ता है। उसके क्या कारण थे, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। देखिए, सिपाही जो है मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये तीन मतलब प्रेसिडेंसी थी, इनकी अपनी अपनी अलग अलग सेना थी, ठीक है, सेना प्रमुख होते थे। इन सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक ज्यादा जो है ब्रिटिश सेना के सिपाही जो है ज्यादा थे, ठीक। साल 1857 में इन सेना में लगभग 2,57,000 सिपाही थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के होने के कारण ये सेनाएं विविधता से भरी हुई थी, ठीक, और इनमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था, ठीक है, किसमें, बम्बई और मद्रास में। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की जो सेना थी उसमें भर्ती होने वाले सैनिक जो है मुख्य रूप से अवध और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के भूमियार ब्राह्मण और राजपूत थे। कंपनी के शुरुआती सालों में बंगाल सेना में जातिगत विशेष अधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के बाद कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के बाद सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ गई, ठीक है। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह जो है पहनने से मना कर दिया गया, ठीक, समझ गए, मतलब आप पगड़ी नहीं, आप टोपी नहीं पहन सकते, आप किसी तरह का कुछ भी इस तरह का चीज नहीं रख सकते, आप टीका नहीं लगा सकते, इस तरह की चीजें जो है बढ़ने लगी थी, ठीक, एक आदेश के तहत तो पढ़ने में मना कर दिया। सन 1856 में जो है एक आदेश आता है, उसके तहत जो नए भर्ती सिपाही होते हैं उनको विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया जाता है। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट होने लगे थे, ठीक है, हो चुके थे। सेना का वेतन कम था, ठीक है, भारतीय जो सेना थी उसका वेतन कम था। भारतीय सैनिकों का वेतन जो है वेतन की मात्रा मात्र 7 रुपए प्रति माह थी, समझ रहे हैं, अगर वेतन देखें तो वो 7 रुपए प्रति माह थी उस समय। अवध और पंजाब जीतने के बाद सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। एनफील्ड बंदूक आई थी, ठीक है, जिसमें कारतूस को मुंह से काटना होता था, ठीक, समझ गए। और उसके बाद जो है तो ये अफवाह भी फैल गई थी कि एनफील्ड जो बंदूक है उसमें जो कारतूस भरते हैं ना, उसमें जो सुअर है या गाय है उसके चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से अगर मुंह से काटेंगे तो क्या होगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, हिंदू मुसलमान खासकर, ठीक। तो इस बंदूक में फैली अफवाह ने सिपाहियों की आशंका को और भी बढ़ा दिया। कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है, ये आशंका जो है सिपाहियों के बीच आने लगा। आखिरकार ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह जो है हुए हैं। पहला हुआ बंगाल में 1764 में, वेल्लोर में हुआ 1806 में, बैरकपुर में 1825 में, और अफगान युद्ध होता है 1838 से 42 के दौरान। एक लंबा इतिहास है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है पीछे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेंगे, ठीक है, कि सिपाही विद्रोह कब कब हुआ, ठीक। अब जो अफवाहें हुई, ठीक है, एक तो अफवाह ये था कि जो कारतूस काटेंगे उसमें जो है चर्बी लगा हुआ है, ठीक है, गाय का और जो सुअर का, ठीक, तो इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म परिवर्तन करने का जो है एक चाल चला जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक। इसके अलावा एक और अफवाह थी, ठीक है, वो क्या अफवाह थी कि कंपनी का शासन जो है 1757 से लेके मतलब जो पलासी का युद्ध हुआ वहां से 1857 में लगभग 100 वर्षों के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, ऐसा जो है अफवाह फैल गया, ठीक, मतलब ऐसा लोगों में अफवाह फैला दिया गया कि अब समाप्त होने वाला है, ये आखिरी साल है, इस साल जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, लोगों के बीच में रोटी चपातियां बंटवाई गई, कमल का फूल बंटवाया गया लोगों के बीच में, और उनको बोला गया कि विद्रोह में जो है साथ देना। अगर हम लोग मतलब 100 साल के लिए ही था इनका जो है, ठीक है, एक मान्यता ये है कि वहां पे फैला दी गई कि 100 साल के लिए इनका शासन था, अगर हम इस बार जो कोशिश करेंगे तो हमारा शासन फिर से आ सकता है जो पुराना वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये कारण था, आप देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये सब कारण थे। उसके अलावा सिपाहियों के द्वारा जो किया गया मतलब सिपाहियों का असंतोष था जिसके कारण ये हुआ, ठीक है, लास्ट यही है। और ये हमारा जो था वो कारण के ऊपर जो कॉजेस थे, ठीक, विद्रोह के, उसके ऊपर हमारा ये डिस्कशन था। अब हम लोग देखेंगे कि विद्रोह कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है, कौन लोग शामिल होते हैं, ठीक है, इसमें बात करेंगे, और फिर उसका आउटकम क्या होता है वो अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिकली अंग्रेजों की नीतियों से जो है उपजे गहरे असंतोष का परिणाम था, अगर हम कारण देखें तो, जिसने पूरे भारत को जो है एकजुट होने पर मजबूर कर दिया था। अगर आपके मन में 1857 के विद्रोह से जुड़ा कोई और सवाल है तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। बाकी हम लोग जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।